Hello everyone, welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। गाइज हमने इस चैनल पे स्टार्ट किया है इस बार जीआरएफ पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। आज वीडियो नंबर 2 है इस सीरीज की और इसमें हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 2 दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर पेपर 1। सो गाइज माय नेम इज मोहम्मद आजम, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को एंड तक देखना ताकि यूनिट नंबर 2 दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड इस यूनिट के अंदर की जो क्वेश्चंस हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैंने सारे एमसीक्यूज यहाँ पर कवर किए हैं और हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। एंड अगर ये एमसीक्यूज नहीं भी आते हैं तो इन एमसीक्यूज के अंदर जो टॉपिक कवर किए गए हैं यूनिट नंबर 2 से, तो उन टॉपिक पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर उन टॉपिक पे क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूजीसी नेट मेंटोर ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स इस बार जा रही पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दिस इज योर सिलेबस, आप सबको पता होगा आपका पेपर 1 जो है दैट इज जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड आपके इस पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स हैं। मैंने इसको प्रीवियस वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हम यहाँ पर सारी यूनिट कवर करने जा रहे हैं। तो आज हमारी यूनिट नंबर 2 है दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके अपडेट पोस्ट कर दिया है और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस हम सारी की सारी यूनिट को कवर करेंगे एक एक वीडियो बना करके। जितनी भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं मैं सारी यूनिट वाइज कवर करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता दूं कि टोटल 5 क्वेश्चंस बनते हैं हर एक यूनिट से। तो 5 क्वेश्चंस बनेंगे हर एक यूनिट से, मतलब आपके टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट से 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो कितने क्वेश्चन बनेंगे? टोटल 50 क्वेश्चन बनेंगे और हर क्वेश्चन की जो वेटेज है दैट इज 2 मार्क्स। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 100। तो पेपर 1 की जो वेटेज है दैट इज 100 मार्क्स और पेपर 1 काफी स्कोरिंग होता है। तो अगर आप पेपर 1 की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a researcher divides the population into PG graduates and 10+2 students and using the random digit table he selects some of them from each. दिस इज टेक्निकली कॉल्ड। अब आपको बताना है कि वो कौन सी सैम्पलिंग के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि इसमें किया क्या गया है। यहाँ पर उसने क्या किया, स्टूडेंट्स को पीजी कैटेगरी में डाल दिया, ग्रेजुएट्स कैटेगरी में डाल दिया, 10+2 कैटेगरी में डाल दिया। इसका मतलब उसने अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया है। तो ऐसा हम कब करते हैं? जब हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? स्ट्रेटा बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, देन उसमें से हम लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की जा रही है, बट यहाँ पर बोल दिया है कि उसने रैंडम डिजिट टेबल का यूज करते हुए उसने सेलेक्ट किया है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड फिक्स द साइज ऑफ द सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप। इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैंपल, कोटा सैंपल, क्लस्टर सैंपल और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि इसमें बोला क्या गया है, रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स। जब आप एक अपनी पॉपुलेशन को सर्टेन ग्रुप्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हो और उन ग्रुप्स में से आप फिक्स कर देते हो कि कितना साइज वहां से उठाना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? कोटा सैंपलिंग। मतलब आपने अपने एक बड़े से पॉपुलेशन को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, देन उसमें से हम चूज कर रहे हैं, फिक्स कर दिया आपने कोटा कि इसमें से कितने कितने आपको अपने एलिमेंट्स उठाने हैं फॉर सैंपल पर्पस, फॉर मेकिंग सैंपल। तो उस केस में इसको हम लोग बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। इसको आप इस तरीके से और समझ सकते हो, लाइक सपोज करो अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसी निकली है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पर ऑलमोस्ट 100 वैकेंसी निकली हुई है। तो इस 100 वैकेंसी को फिल करने के लिए उस कॉलेज ने क्या बोला है कि यहाँ पर जो है सीटें जो हैं वो इस तरीके से हैं, लाइक 50 सीट्स हैं जनरल की, देन 30 सीट्स हैं ओबीसी कैटेगरी की एंड 50 सीट्स हैं एससी कैटेगरी की। तो यहाँ पर कोटा बना दिया गया है, दिस इज योर कोटा। यहाँ पर कोटा फिक्स कर दिया गया है, मतलब एक पॉपुलेशन को आपने डिवाइड कर दिया 3 डिफरेंट कैटेगरी में। देन उसके बाद आप सपोज को यहाँ पर 1000 लोग दे रहे हैं एग्जाम,
उन 1000 लोगों में केवल 100 लोगों का सिलेक्शन किया जाना है, तो इन 1000 में से जो सिलेक्शन किया जाएगा वो 50, 30 एंड 20 इस तरीके से किया जाएगा। और इस तरीके से हमने जो है वो कोटा फिक्स कर दिया है अपनी पॉपुलेशन का, और हम इस तरीके से यहाँ पर सैंपलिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका कोटा सैंपल है वो इस तरीके से आप लोग इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कोटा सैंपलिंग क्या होती है। और बाकी मैंने अपने नोट्स में इन चीज़ों को अच्छे से समझाया है विद एग्जांपल्स, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल है और नहीं अवेलेबल है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फील्ड स्टडीज रिलेटेड टू। फील्ड स्टडी जो है वो किस रिलेट करती है? रियल लाइफ सिचुएशन, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, लेबोरेटरी सिचुएशन और नॉन ऑफ द अबव। तो जो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन होती है, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, तो फील्ड स्टडी करने की तो जरूरत ही नहीं है। लेबोरेटरी में भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीजों को एक्सपेरिमेंट किया जाता है, देन उसके बाद रिजल्ट आता है। जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं इसमें आप लोग फील्ड स्टडी कर सकते हैं। लाइक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है आपको काउंट करना है, तो आपको फील्ड स्टडी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 इज एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, events or things which can be measured are called qualitative measure, data, variables and none of the above. Attributes of the object, event or things which can be measured are जिन चीज को आप मेजर कर सकते हो, और जितने भी आपके यहाँ पर चीजें हैं सारी की सारी वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप मेजर करते हो फॉर द पर्पस ऑफ योर रिसर्च। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एन एग्जाम्पल of scientific knowledge. An example of scientific knowledge is authority of the prophet or great man, social traditions and customs, religious scriptures and laboratory and field experiment. तो जहाँ भी साइंटिफिक रिसर्च की बात आ जाए, साइंटिफिक नॉलेज की बात आ जाए, वहां पर हम एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और लेबोरेटरी रिसर्च पे डिपेंड हो जाते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज generalized conclusion on the basis of a sample is technically is known as statistical inference of external validity of the research, data analysis and interpretation, parameter inference and all of the above. तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि इन्फेरेंस होता क्या है। इन्फेरेंस इज मीन्स गैस करना। आप किसी चीज का अनुमान लगा रहे हो, आप किसी चीज का गैस कर रहे हो, गैसिंग कर रहे हो, दैट इज इन्फेरेंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था दैट वाज कि जनरलाइज्ड कंक्लूजन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। इसे क्या बोलोगे आप? तो इसका मतलब है कि आप अनुमान लगा रहे हो, एक सैंपल जो आपका सैंपल है उसके बेसिस पे आप एक जनरलाइज कंक्लूजन निकालो, दैट मींस आप इन्फ्रेंस कर रहे हो। तो यहाँ पर जो इन्फ्रेंस है दैट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च। आप अपनी रिसर्च का स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस निकाल रहे हो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब आप अनुमान लगा रहे हो, आप सैंपल के बिहाफ पे अनुमान लगा रहे हो कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या रहने वाला है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Now question number 7 is a researcher select only 10 members as a sample from the total population of 5,000 and considers it good because he was a good researcher, he was guided by a supervisor, the population was homogeneous and all of these. Guys, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पर आपका जो पॉपुलेशन साइज है वो बहुत ज़्यादा है और आपने केवल 10 आपने सैंपल निकाले हैं और उसके लिए भी आप इसको सोच रहे हो कि बहुत अच्छा आपने निकाला है सैंपल, तो इट मीन्स जो आपका डेटा है दैट इज होमोजीनियस। जो आपके एलिमेंट्स हैं वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्या होते हैं? एक जैसे। सपोज करो यहाँ पर एक प्लेट रखी जिसके अंदर राइस रखे हैं, राइस मतलब चावल, बहुत सारे चावल रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब जो चावल होते हैं वो सारे के सारे होमोजीनियस होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर व्हाइट चावल है तो सारे व्हाइट चावल ही होंगे इस प्लेट में, ऐसा नहीं कि ब्लैक होगा, एक ग्रीन होगा, एक ब्लू होगा, इस तरीके के चावल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस चावल में से केवल 10 पीस निकाल लूँ, 10 एलिमेंट्स निकाल लूँ, 10 पीसेज ऑफ राइस निकाल लूँ और मैं बोलूं कि यहाँ पर जो 10 पीसेज ऑफ राइस हैं इस पूरे के पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या ये सही बात होगी? तो हाँ, सही बात होगी। और मैं इसको बोलूंगा कि एक गुड सैंपल है, अच्छा सैंपल है, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका सैंपल है वो पूरे की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका पॉपुलेशन है इसके जो एलिमेंट्स हैं दैट्स आर होमोजीनियस, सारे के सारे होमोजीनियस हैं। इसलिए यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है दैट इज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द पॉपुलेशन वाज होमोजीनियस। इसलिए कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी एक बड़े साइज को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। अगर पॉपुलेशन लिमिटेड है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी नहीं है जिस पे आप स्टडी करने वाले हो, तो वहां पे आप कौन सा मेथड यूज करोगे? देख लेते हैं एक बार। एरिया सैंपलिंग टेक्निक यूज करेंगे आप, या फिर पर्पजिव सैंपलिंग टेक्निक यूज करेंगे,
या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे या फिर नन ऑफ द अबव करेंगे। तो अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट है, मतलब लिमिटेड है, बहुत ज्यादा आपकी पॉपुलेशन नहीं है, तो उस केस में आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि आपने एक सिस्टम बना दिया है ताकि आपके जो एलिमेंट्स उन्हें आप वहां पर कलेक्ट कर सको। सपोज करो अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 50 बच्चे बैठे हुए हैं एक रो में, 1 से लेकर के 50 तक बैठे हुए हैं। देन उसके बाद आपने एक यहाँ पर सिस्टम बना दिया कि हर एक 5वें स्टूडेंट, हर एक जो 5th स्टूडेंट है, जो 5वां स्टूडेंट्स होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने सैंपल में। तो यहाँ पर जो अगर काउंटिंग करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके, तो यहाँ पर 5th स्टूडेंट होगा उसको आप उठा करके सैंपल में डाल देंगे। ऐसे इसके बाद काउंट करेंगे हम 6 7 8 9 10th, मतलब यहाँ पर जो 10वां बच्चा होगा उसे उठा के आप सैंपल में डाल देंगे। इस तरीके से जो आप करेंगे दैट इज सिस्टमेटिक सैंपलिंग। और ऐसा तभी किया जा सकता है जब आपका पॉपुलेशन है वो लिमिटेड है, मतलब जो एलिमेंट्स हैं जिस पर आप स्टडी करने जा रहे हो वो लिमिटेड है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दैट इज सिस्टमेटिक सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 9th इज the final result of the study will be more accurate if the sample drawn is taken randomly, fixed by quota, representative to the population or purposive। अगर आपका सैंपल जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सैंपल था वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तभी आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट निकल के आ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस रहते हैं बनने के, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सैम्पलिंग मेथड है वो कौन से प्रोबेबिलिटी वाले सैम्पलिंग मेथड है, कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी वाले हैं। तो यहाँ पर कोटा सैम्पलिंग है, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। यहाँ पे आपका कोटा सैंपल जो है, इसके अलावा सिंपल रैंडम सैंपल है, पर्पजिव सैंपल है, देन ए एंड सी। यहाँ पर ए एंड सी दोनों के दोनों आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल हो जाते हैं, क्योंकि कोटा में मैंने बताया था कि आप फिक्स कर देते हैं कोटा, तो इसका मतलब वहां पर प्रोबेबिलिटी तो बची ही नहीं, रैंडम चीजें तो बची नहीं, आपने चीजें फिक्स कर दी पहले ही। और पर्पजिव का मतलब होता है कि आपने अपने पर्पज के अकॉर्डिंग, जो आपको खुद का पर्पज है स्टडी करने का, उसके अकॉर्डिंग आपने सैंपल बनाया है, तो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाती है। और इस यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंडम वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर ए एंड सी दोनों हो जाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी बोथ। तो क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th इज द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑब्जर्वेशन, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन एंड रेफरेंस कलेक्शन। अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो तो उस केस में किस चीज की नीड नहीं होगी। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस केस में रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेफरेंस का मतलब होता है कि पुरानी स्टडी में क्या हो चुका है वहां से आपने कंटिन्यू किया है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपका एक नया रिजल्ट निकल के आता है क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उस केस में यहाँ पर इसकी नीड नहीं होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ रिसर्चर सिलेक्ट अ प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 out of the total population. It is a cluster sample, random sample, stratified sample और systematic sample। आपको यहाँ पर समझना जरूरी है कि जो रिसर्चर है उसने प्रोबेबिलिटी सैंपल बनाया है, प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो रही है तो इसका मतलब रैंडम सैंपलिंग हो रही होगी, तो यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि ये आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ जाता है। ठीक है, आपको पता होगा स्ट्रेटिफाइड नहीं होता है, सिस्टमेटिक नहीं होता है, क्लस्टर भी नहीं होता है, तो यहाँ पर ओनली रैंडम जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी सैंपल बनाएगा, और इसलिए जो इसका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक इज यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड and large size of the sample is to be drawn, population is heterogeneous, long survey is needed, और A and C, A मतलब फर्स्ट एंड C लॉन्ग सर्वे इज नीडेड। देखो क्लस्टर सैंपलिंग को समझ लेते हैं होती क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। अभी मैंने आपको बताया था आई थिंक क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, जहां पर हम क्लस्टर बना देते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पर जो आपका सैंपल है उसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड एंड लार्ज साइज ऑफ दिस सैंपल इज टू बी ड्रॉन। यहाँ से आपको सैंपल निकालना है, लार्ज साइज है आपकी पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, पॉपुलेशन अलग अलग है, एंड लॉन्ग सर्वे इज नीडेड, काफी बड़ा सर्वे करने की जरूरत है। तो उस केस में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज ए एंड सी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उस केस में आप यहाँ पर क्लस्टर बना देते हैं, अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, क्लस्टर बनाने के बाद यहाँ पे आप सैंपल निकाल लेते हैं जो कि सबको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और लॉन्ग सर्वे इज नीडेड, काफी बड़ा सर्वे करना है, तो उस केस में आपको क्लस्टर सैंपलिंग करनी चाहिए बिकॉज वहां पर आपका टाइम सेव हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एलिमिनेटिंग
extraneous factors, taking the true representative sample of the population, both of the above measures and none of the above. तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। क्योंकि अगर आप वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हो किसी रिसर्च की, तो उस केस में अगर आप एलिमिनेट कर देते हो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, एक्सट्रेनियस मतलब होता है डिफरेंट, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके की चीजें होना, तो अगर आप उन ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी स्टडी को अलग मतलब काफी डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं, तो उन फैक्टर्स को निकाल दो। वो फैक्टर्स जो कि आपके एलिमेंट्स से बहुत ज्यादा हटके हैं, थोड़ा अलग हैं, तो उनको हम निकाल देते हैं। टेकिंग द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, जो ट्रू ऐसा सैंपल बनाना जो कि ट्रूली उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो दैट इज गुड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। तो इस केस में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड सी, दोनों ऑप्शन इसके राइट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का देख लेते हैं। हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे, साइंटिफिक सोशल सर्वे के फादर कौन थे? तो आपके जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, बूथ, बूथ को कहा जाता है जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपने पहले ही एक ऐसी स्टेटमेंट लिख दी है जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है। और हाइपोथेसिस मतलब होता है अनुमान लगाना, आपने पहली चीजों को एक्सपेक्ट कर लिया है कि चीजें ऐसे हो सकती हैं। तो हाइपोथेसिस आपको पता है, दो टाइप का हाइपोथेसिस होता है आपका, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, और एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस। दो टाइप के आपके हाइपोथेसिस होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है वो पॉजिटिव होता है, और आपका नल हाइपोथेसिस होता है नेगेटिव। मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब है कि आप बता रहे हो कि रिलेशनशिप बनेगा, और जो आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस के अंदर होता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, और जो आपने सोचा है वो गलत सोचा है, मतलब ऐसा जो रिजल्ट है वो निकल के नहीं आएगा। तो यहाँ पर दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, ऑल्टरनेट एंड नल हाइपोथेसिस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया था। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी इन सर्वे स्टडी, फैक्ट फाइंडिंग, हिस्टोरिकल स्टडी, नॉर्मेटिव स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। हर टाइप के स्टडी में हाइपोथेसिस बनाना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल स्टडी कर रहे हो तो उस केस में आपको हाइपोथेसिस बनाना जरूरी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। While writing research report, a researcher, एक रिसर्चर को रिसर्च राइटिंग करने में क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए? मस्ट नॉट यूज द न्यूमेरिकल फिगर्स इन नंबर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो ये जरूरी है, नहीं करना चाहिए। मस्ट अरेंज इट इन लॉजिकल, टॉपिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो हाँ ऐसे ऑर्डर में यूज करना चाहिए। मस्ट कंपेयर हिज रिजल्ट विद दोज ऑफ द अदर स्टडीज, हाँ बिल्कुल हमें कंपेयर करना चाहिए कि हमारे बाकी लोगों ने क्या स्टडी करी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्टडी करते हो, फर्दर स्टडी करते हो अपनी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू 1990 इज 4 टाइम्स। दिस स्टडी इज सोशल, हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडनल एंड फैक्टोरियल। अगर आप किसी एक ही सिंगल फैक्टर, एक सिंगल वेरिएबल पे स्टडी कर रहे हो अलोंग विद द टाइम, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि 1950 से लेकर के 1990 के साथ अगर हम कंपेयर करें आपकी पर कैपिटा इनकम को, तो वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम 4 टाइम्स बढ़ चुकी है, ठीक है, इंक्रीज हो गई है। तो मतलब क्या हुआ कि सेम एक ही सिंगल वेरिएबल है जिसके आप स्टडी कर रहे हो अलोंग विद द टाइम, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो यहाँ पर अगर आप एक सिंगल वेरिएबल की स्टडी के बारे में क्वेश्चन आता है अलोंग विद द टाइम, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी, एक अच्छा हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज होना चाहिए, स्पेसिफिक एंड कंसिस्टेंट विद द मोस्ट नॉन फैक्ट, तो हाँ जरूरी है प्रिसाइज होना, स्पेसिफिक होना एक हाइपोथेसिस का। मैंने आपको बताया था अभी हाइपोथेसिस क्या होता है। फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डेटा, बिल्कुल अगर आपने एक ऐसा हाइपोथेसिस बनाया है जिसको टेस्ट किया जा सकता है डेटा का यूज करके, तो जरूरी है ऐसा हाइपोथेसिस बनाना। ऑफ लिमिटेड स्कोप एंड शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वे स्टडी एम्स एट नोइंग फैक्ट अबाउट द टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन। सर्वे स्टडी का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? नोइंग द फैक्ट अबाउट द टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन, तो हाँ ये होता है। कंपेयरिंग द प्रेजेंट स्टेटस विद द स्टैंडर्ड नॉर्म्स, हाँ ये भी है। क्रिटिसाइजिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, तो हाँ ये भी है। आइडेंटिफाइंग द मीन्स ऑफ इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते, मतलब आप इंप्रूव करना जो है वो सर्वे स्टडी का काम नहीं है। सर्वे स्टडी का जो काम है दैट इज आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ पर है?
फर्स्ट सेकंड थर्ड है ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आप सबको समझ में आ गए होंगे एमसीक्यूज। अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। देन इसके अलावा एनटीए यूजीसी नेट टारगेट बेस्ड नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। आपके यूनिट पेपर 1 के 10 के 10 यूनिट के मेरे पास टारगेट बेस्ड नोट्स अवेलेबल हैं। इन नोट्स को मैंने इस तरीके से बनाया है, हम 3 लोगों की टीम है, हम तीनों लोगों ने इस तरीके से बनाया है इन नोट्स को कि जो आपके नोट्स हैं इसमें उसी टाइप का कंटेंट देने की कोशिश की गई है जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जेआरएफ क्रैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज ये जो नोट्स हैं बिल्कुल एग्जाम के टारगेट बेस्ड हैं। और देखो स्टडी आप कैसे भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, बट द थिंग इज अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी करते हो, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आपने उसी टाइप का कंटेंट पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके जेआरएफ क्रैक करने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऑल 10 यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है मेरे पास, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो इस गिवन नंबर पे। और इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, उन चार्जेस को पे करने के बाद आप हार्ड कॉपी में नोट्स को अवेल कर सकते हैं फ्रॉम मी। एंड अगर आप इंडिया की किसी भी स्टेट में रहते हो तो मैं वहां पे आपको इंडिया पे पोस्ट के थ्रू पोस्ट कर दूंगा और आपके घर पे 3 से 4 दिन 5 दिन में आपके घर पे नोट्स आ जाएंगे। सो गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे। Subscribe UGCNet Mentor for upcoming videos and thanks for watching. Share this video with all UGCNet aspirants. आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सारे फ्रेंड्स को, ताकि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं UGCNet के लिए, उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके एंड मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। सो गाइज आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थर्ड एपिसोड ऑफ इस बार जेआरएफ पक्का सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग UGCNet मेंटोर। थैंक यू सो मच।